हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने समास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे, क्योंकि उसके पहले वाले वीडियो में मैंने समास टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाया था। आज मैं लेकर आई हूँ उपसर्ग, यानी आपका जो आज का टॉपिक है उसका नाम है उपसर्ग। ये 17वीं क्लास है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन लेकर आती हूँ वो क्लास नंबर मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। ये सिर्फ 17वां टॉपिक है, ये याद रखिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले जानेंगे उपसर्ग की परिभाषा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उपसर्ग जो होते हैं ये किसी शब्दांश के पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय भी याद रखिए, प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ते हैं। तो आज का टॉपिक उपसर्ग है, तो सिर्फ उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले यानी आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। परिभाषा नहीं पूछी जाती है, आपसे सीधा उपसर्ग पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, हार, और इसमें कई उपसर्ग लगाकर दिखाया गया है, और इसका अर्थ भी दिखाया गया है कि किस प्रकार उपसर्ग लगाने से इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लगाया है आ उपसर्ग। तो आ उपसर्ग लगाने से जब हार में आ उपसर्ग लगाते हैं तो ये बन जाता है आहार, यानी कि इसका अर्थ क्या है? भोजन। इसी तरीके से हार में जब उप उपसर्ग लगाते हैं तो ये बन जाता है उपहार, यानी इसका अर्थ क्या है? भेंट या गिफ्ट। इसी तरीके से हार में जब प्रा उपसर्ग लगाते हैं तो ये प्रहार बन जाता है, यानी कि चोट पहुंचाना, किसी के ऊपर प्रहार करना। इसी प्रकार वि उपसर्ग लगाते हैं तो ये विहार बन जाता है, यानी कि भ्रमण या घूमना। इसी तरीके से यदि सम उपसर्ग लगाते हैं हार में तो ये संहार बन जाता है, यानी कि विनाश या मारना, संहार करना। और यदि परि उपसर्ग लगाते हैं तो ये परिहार बन जाता है, जिसका अर्थ होता है त्यागना। तो जब उपसर्ग लग जाते हैं तो जो मूल शब्द होता है उसका अर्थ भी बदल जाता है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है उपसर्ग के 3 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हैं संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे हैं हिंदी के उपसर्ग, और तीसरे हैं विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं? जैसे अति है, अधि है, अनु, अप, अभि, उप, प्रा, प्रति, वि, ये सभी क्या है? ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ही हैं, इससे ज्यादा भी है, तो इसीलिए आदि लिखा हुआ है। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं? जैसे अन, अध, सा, औ, कु, चौ, भर, बिन, उन, ये सभी क्या है? ये हिंदी के उपसर्ग हैं। और विदेशी उपसर्ग जैसे उर्दू, अंग्रेजी और फारसी के उपसर्ग कौन कौन से हैं? जैसे बद, खुश, बे, ला, ना, दर, सब, हाफ, हैंड, ये सभी क्या है? ये विदेशी उपसर्ग। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, उनके उदाहरण भी दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही उपसर्ग हैं, उपसर्ग कई हैं। तो कुछ आपको इसमें पता चल जाएंगे, कुछ जब मैं प्रश्न करवाऊंगी आप लोगों को वहां पता चल जाएंगे। और जो प्रश्न मैं करवा रही हूँ उसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल कर रही हूँ। हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जूनियर प्राइमरी दोनों के ही क्वेश्चन मैंने सबसे पहले सॉल्व करवाए थे, तो आप लोग वो वीडियो यदि देखना चाहें तो जरूर देखिएगा। चलिए पहला उपसर्ग लिखा है अति। इसका अर्थ क्या होता है? अधिक या परे। जब अति उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो संधि, जैसे यड़ संधि के कारण शब्द का रूप बदल जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि जब अति उपसर्ग जुड़ेगा तो संधि के कारण, कौन सी संधि? यड़ संधि के कारण इसका रूप भी बदलेगा। संधि के बारे में डिटेल में पढ़ाया है, ट्रिक के साथ पढ़ाया है। वीडियो नहीं देखा है तो एक बार समय निकाल कर देख लीजिए। तो शब्द क्या है? अत्यधिक। तो इसका जब विच्छेद किया तो अति उपसर्ग निकला और मूल शब्द क्या निकला? अधिक। ये विच्छेद करके मैंने इसीलिए दिखाया है ताकि आपको
समझ में आ जाए अच्छे से। अतिक्रमण, तो अति और क्रमण, मूल शब्द क्या है? क्रमण। अत्यंत में मूल शब्द है अंत, और इसमें अति उपसर्ग लगा है, तो यण संधि के कारण इसका रूप बदल गया है, अत्यंत हो गया है। अतीन्द्रिय, अति उपसर्ग है और इंद्रिय शब्द है। अत्याचार में मूल शब्द है आचार और उपसर्ग क्या है? अति। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है अत्यल्प, तो उपसर्ग क्या है? अति और मूल शब्द क्या है? अल्प। अत्याधुनिक, तो अति और आधुनिक। अत्युक्ति, तो उक्ति मूल शब्द है और उपसर्ग अति लिखा हुआ है। और अतीव, तो इसमें अति है उपसर्ग और इव जो है ये मूल शब्द है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, जब अति उपसर्ग जुड़ता है तो शब्द का रूप भी बदल जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है अधि। अर्थ क्या होता है? प्रधान, श्रेष्ठ या ऊपर, ये आपको याद रखना है। यह उपसर्ग अक्सर अधिकार या श्रेष्ठता दर्शाने वाले शब्दों में उपयोग होता है। तो ये भी साथ में याद रखना है कि जो अधिकार और श्रेष्ठता दर्शाने वाले शब्द होते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। शब्द अधिकरण है, तो अधि उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? करण। अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? अक्ष। अधीन में अधि उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? इन। और अध्ययन में अधि उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? अयन। तो ये आपको इतना याद रखना है। थोड़े थोड़े उदाहरण मैंने लिए हैं क्योंकि कई उपसर्ग हैं और सबके बारे में आपको बताना भी है। अगला उपसर्ग है अनु। इसका अर्थ क्या है? पीछे या समान। जैसे अनुशासन, इसका विच्छेद किया तो अनु उपसर्ग निकला, यानी उपसर्ग तो अनु है ही, जो मूल शब्द है वह क्या निकला? शासन। अन्वय में अनु उपसर्ग है और अय जो है ये मूल शब्द है। अनुकूल में अनु उपसर्ग है और कूल मूल शब्द है। अनुज में अनु उपसर्ग है और जा माने पीछे जन्मा हुआ, यानी मिलाकर हो गया अनुज। अनुज कौन होता है? छोटा भाई कहा जाता है अनुज। अगला शब्द है अन्वेषण, तो अनुधन एसड़, और अनुदित तो अनुधन उदित। तो ये आपको याद रखना है अनु उपसर्ग के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है अप। अर्थ क्या है? बुरा, हीन, विरुद्ध। अब ये याद रखिएगा कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही अर्थ होता है, कई अर्थ होते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो भी अर्थ है वो लिखे हुए हैं। तो अप का अर्थ क्या है? बुरा, हीन और विरुद्ध। शब्द क्या है? अपमान। विच्छेद करेंगे तो अप उपसर्ग तो है ही और मूल शब्द क्या है? मान। अपेक्षा में मूल शब्द क्या है? इच्छा। और अव्यय में मूल शब्द क्या है? व्यय। अपराध में मूल शब्द है राध। अपहरण में मूल शब्द है हरण। और अपयश में मूल शब्द है यश। तो इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है अभी। अर्थ क्या है? पास, सामने, श्रेष्ठ। तो इसमें भी यण संधि के कारण अभी का अव्यय हो जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी उपसर्ग अभी है लेकिन संधि का भी प्रयोग हुआ है तो इसका रूप बदल गया है, जो मूल शब्द है उसका रूप बदल गया है। चलिए देख लेते हैं। जैसे शब्द है अभ्युदय, इसमें अभी उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? उदय। शब्द है अभ्यास, इसमें मूल शब्द क्या है? आस। शब्द है अभीष्ट, इसमें मूल शब्द क्या है? इष्ट। शब्द है अभिमान, तो इसमें मूल शब्द क्या है? मान। अभ्यागत में आगत। अभिज्ञ में ज्ञा। अभिराम में राम। अभिधा में धा। और अभ्युत्थान में अभिधन उत्थान। और अभीप्सित में अभिधन ईप्सित। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आपसे उपसर्ग पूछा जाएगा कि निम्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपको शब्द दे दिया जाएगा तो आपको बताना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ही। चलिए अगला शब्द है अवम। अर्थ क्या है? बुरा, नीचे और हीन। शब्द क्या है? जैसे अवसर है, अवगति है, अवतार है, अवनति है, अवधान है, अवसाद है, अवलोकन है, अवज्ञा है, अवाप्ति है। इनके मूल शब्द भी देख लीजिए। अवसर में अव उपसर्ग है और सर जो है मूल शब्द है। अवगति में गति मूल शब्द है। अवतार में तार मूल शब्द है। अवनति में नति मूल शब्द है। अवधान में धान मूल शब्द है। अवसाद में साद मूल शब्द है। अवलोकन में लोकन। अवज्ञा में ज्ञा और अवाप्ति में आपति। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला उपसर्ग है आ उपसर्ग। अर्थ क्या है? तक और समेत। जैसे आजन्म, मूल शब्द क्या है? जन्म, और आ उपसर्ग मिलकर क्या शब्द बना दिया? आजन्म। आयात, आजीवन, आकर्षण, आदेश, आकाश, आजानु, आनंद, आच्छादन, आपात, आक्षेप और आतप, ये सभी आ उपसर्ग के शब्द हैं। और इनके मूल शब्द तो पूछे नहीं जाते हैं, वो तो मैंने लिख दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है उत। अर्थ क्या है? ऊपर या श्रेष्ठ। इनके शब्द क्या है? अब इसको थोड़ा याद रखना है। उत्पन्न, तो इसमें उत उपसर्ग है। इस तरीके से हलंत भी लगा हुआ आपको ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि इसका आधा हो गया है इसलिए। तो उत्पन्न, उत्धन पन्न, उल्लेख, उच्छ्वास, उन्नत, उज्ज्वल, उन्नति। अब इस तरीके के शब्द पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया उच्छ्वास में, क्योंकि आपको इसमें समझने में कठिनाई है। क्यों कठिनाई है? उपसर्ग इसमें उत है, लेकिन शब्द क्या है? उच्छ्वास। तो उत धन श्वास, तो इसका रूप ही बदल गया है शब्द का। तो इस तरीके से कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उन्नत, तो उत धन नत। अब जिसने भी संधि पढ़ी है उसे पता है कि क्यों इसका रूप बदला है, तो इसीलिए संधि पहले पढ़ाई जाती है। संधि मैंने पढ़ा दी है, समास भी पढ़ा दिया है, तो देख लीजिएगा एक बार। उज्ज्वल, उत धन ज्वल, उन्नति, उत धन नति, उत्कृष्ट, उत धन कृष्ट, उत्कर्ष, उत्कंठा, उत्सर्ग, उद्गार, उदय, उन्मत्त, उद्घोष। तो ये आपको याद रखने हैं इस तरीके के शब्द। और यही जो शब्द जो लिखे हुए हैं जिनमें पूरा रूप ही बदला हुआ है, वही उपसर्ग ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है उप। इसका अर्थ क्या है? पास या सहायक। जैसे शब्द क्या है? उपचार है, उपवन है। इसे आप आसानी से पहचान लेंगे। जो उपसर्ग है इसे आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। उपेक्षा है, उपयुक्त है, उपाध्यक्ष है, उपमा है, उपाधि है, उपायुक्त है, उपनिषद है, उपमान है। इसमें आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, बड़े ही आसानी से आप उपसर्ग को पहचान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है दुर। इसका अर्थ क्या है? कठिन या बुरा। जैसे दुर्घटना, दुर्दशा। तो इसमें ज्यादातर आपको रा उड़ा हुआ मिलेगा, ये आपको याद रखना है। रा उड़ा हुआ आपको मिलेगा। जैसे दुर्घटना है, दुर्दशा है, दुरुपयोग है, दुरूह, दुराचार, दुर्व्यवहार, दुर्गति, दुर्वास, दुर्भिक्ष, दुर्जय। तो इस तरीके का आपको रा उड़ा हुआ यदि मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि इसमें दुरुपसर्ग है। इस तरीके के शब्दों में इतना आपको समझ में आया होगा, यानी इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग दिया गया है दुस उपसर्ग। इसका अर्थ है बुरा या कठिन। दुसाध्य, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुश्चरित्र, दुश्चिंता, दुस्तर, दुष्परिणाम। इसमें भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इस तरीके के शब्दों में कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है निरुपसर्ग। तो इसमें शब्द देख लीजिए। निरोग यानी निर्धन रोग, निराकार निर्धन आकार, निर्जर निर्धन जर, निरक्षर निर्धन अक्षर, निरुक्ति निर्धन उक्ति, निर्मित निर्धन मिति, निरर्थक निर्धन अर्थक और निरभ्र निर्धन अभ्र। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके के शब्दों में भी आप निरुपसर्ग को आसानी से पहचान पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूं। चलिए अगला उपसर्ग है निस। शब्द देख लीजिए। निष्कर्म, निस्तेज, निश्चल, निश्चय, निसंदेह, निशुल्क, निश्चित। तो इस तरीके के शब्दों में भी आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है प्रा। इसका अर्थ क्या है? आगे या अधिक। जैसे प्रहार, प्रार्थी, प्रदान। ये बहुत ही सरल उपसर्ग है और उपसर्ग टॉपिक भी बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। आसानी से आपके 1 या 2 नंबर इससे तैयार हो जाते हैं। तो इसमें प्रा उपसर्ग में भी आप आसानी से पहचान पाएंगे। प्रहार, प्रार्थी, प्रदान, प्रस्तुत,
प्रेक्षण, प्रबल, प्रपंच, प्रखर, प्रोज्वल, प्राचार्य। तो इनमें भी आप आसानी से पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, परा उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है परि। इसका अर्थ क्या है, पास या चारों ओर। जैसे परिणाम, पर्यावरण, परिधनावरण, परिच्छेद, परिवार, परिहार, परिजन, पर्यवेक्षण, पर्याप्त, परिधि, पर्यूषण। तो इस तरीके के शब्दों में भी आप आसानी से पहचान पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है प्रति। इसका अर्थ क्या है, प्रत्येक, विपरीत या सामने। तीनों अर्थ लिखे हुए हैं। प्रत्येक यानी प्रतिधन एक, प्रतिकूल, प्रतीत, प्रतिध्वनि, प्रत्युत्तर, प्रतिघात, प्रत्याघात, प्रत्युपकार, प्रत्युत्पन्न और प्रत्यावर्तन। तो इसमें भी आप आसानी से पहचान लेंगे कि इसमें प्रति उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई याद करने की चीज नहीं है, बस समझने की चीज है कि जो मूल शब्द होता है उससे पहले ये लगे होते हैं। बस आपको समझना है, रटना नहीं है कि आप कुछ शब्दों को रट लें और उनसे ही उन संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए, ऐसा तो होता नहीं है। आपको समझना होता है और अपनी समझदारी के आधार पर ही आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है वि उपसर्ग। जैसे व्याधि। अब इस तरीके के थोड़े से शब्द कठिन होते हैं। जैसे लिखा है व्याधि, तो विधन आधि। व्यंजन यानी विधन अंजन। विजय, विदेश, वियोग, इन शब्द में तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे व्याधि है और व्यंजन है, इनमें थोड़ी सी कठिनाई आपको होगी। इसमें भी आप बता देंगे, इसमें भी बता देंगे। व्यग्र, तो यही शब्द जो है ये इंपॉर्टेंट है जिनका रूप बदल गया है। बाकी शब्द में आप जो साधारण शब्द हैं उनमें आप आसानी से पहचान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है सु। अर्थ क्या है, अच्छा या सरल। जैसे सुक्ति, सुगंध, सुबोध, स्वागत। अब ये जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है। सुधन आगत, इसको याद रखिएगा। सुपरिचित, सुशील, सुकांत, सुमन, और ये पूछा भी गया है तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है सम। अर्थ क्या है, पूर्ण या अच्छी तरीके से। इसके शब्द ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सम उपसर्ग, क्योंकि इसमें शब्द का रूप बदल जाता है। जैसे संहार, तो समधन हार। मूल शब्द क्या है, हार। इसमें सम उपसर्ग लगा तो ये क्या हो गया, संहार। संहार हो गया। संयोग है, संतोष है, संकल्प है, संचय है, संदेहास्पद, संसर्ग, समायोजन, सन्यासी और समर्थ। तो ये शब्द, ये उपसर्ग ही आपको याद रखना है। ये कठिन भी है, इसके शब्दों का रूप बदल गया है तो इसमें आपको थोड़ी सी कठिनाई होती है पहचानने में। तो इस तरीके के शब्द आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है अनुपसर्ग। अर्थ क्या है, नहीं या अभाव। शब्द है अनुचित है, अनुपम है, इनमें आप आसानी से पहचान जाएंगे कि इसमें अनुपसर्ग है। अनुपयुक्त है, अनुपयोगी है, अनादि है, अनुर्वर, अन्वय, अनेक, अनुदार और अनंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ ही शब्द लिए हैं, और भी शब्द होते हैं। अब मैं तो यहाँ पर थोड़े ही शब्द लेकर आपको उदाहरण के तौर पर समझा रही हूँ, लेकिन यदि आप समझ जाएंगे तो आसानी से पहचान लेंगे। अगला उपसर्ग है नि उपसर्ग। अर्थ है बिना या विशेष। इसके भी शब्द आप आसानी से पहचान पाएंगे। जैसे निडर है, निदान है, न्यून है। अब इसको याद रखिएगा। निधनून, नियंत्रण, निबंध, न्यस्त, यहाँ पर न्यस्त लिखा हुआ है। निधनस्त, नियम, निहित, निकृष्ट और निरोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है परा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसके शब्द भी आप आसानी से पहचान पाते हैं। जैसे पराजय, परामर्श, पराविद्या और पराक्रम, पराभाव और परास्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है अन। जैसे अनसुना। इसका अर्थ क्या है, नहीं या निषेध। जैसे अनसुना है, अनमोल है, अनहोनी है, अनखाया, अनबूझ, अनहित, अनगिनत, अनपढ़। तो इसमें भी आप आसानी से इन शब्दों में उपसर्ग को पहचान पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है अध। इसका अर्थ क्या है, आधा। जैसे अध खिला, अध कचरा, अध पका। इससे क्या प्रतीत हो रहा है, अध खिला यानी कि आधा खिला हुआ, अध मरा यानी कि आधा मरा हुआ, अध जला यानी कि आधा जला हुआ, अध नंगा, अध पका। तो ये शब्द आप आसानी से पहचान पाएंगे।
अगला उपसर्ग है सा। इसका अर्थ क्या होता है? सेहत। तो सपूत है, सजीव है, सबल है, सहेली है, सवेरा, सावधान, सफल, सहत, सजग और सूरलास। इसमें भी आप आसानी से पहचान पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है पर उपसर्ग। इसका अर्थ क्या है? दूसरा। जैसे परोपकार, परदादा, परहित, परजीव, परदेसी और पराधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है उपसर्ग। इसका अर्थ क्या है? विशेष या ऊपर। जैसे उतावला, उखाड़ना, उजड़ना और उचक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है सम। शब्द क्या होंगे? समकक्ष है, समदर्शी है, समतल है, समकालीन, समकोण और समग्र। तो इसमें भी आप आसानी से इन शब्दों में पहचान पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है औ। अर्थ क्या है? हीन या अब। जैसे अवतार, अवगुण, औघट और अवसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है का उपसर्ग। जैसे कठोर और कपूत। अर्थ क्या है? बुरा। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है कु उपसर्ग। इसका भी अर्थ क्या है? बुरा। जैसे कुचाल, कुरूप, कुटेव, कुपुत्र, कुठौर या कुढंग। यानी जो बुरा होता है कु लगा देते हैं उसके पहले। चलिए अगला उपसर्ग है ना उपसर्ग। जैसे नेति, तो ना धन इति, ये शब्द याद रखिएगा। नगण्य, नास्तिक, नकुल। तो इसका अर्थ क्या होता है? नहीं, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है चौ। चौ माने क्या होता है? चार। जैसे चौपाया, चौकन्ना, चौराहा, चौखट, चौपाल, चौरंगा, चौमासा, चौपड़। इसमें भी आप आसानी से पहचान पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग है बद। बद माने क्या होता है? बुरा। शब्द क्या है? बदबू है, बदमिजाज है, बदनाम है, बदनासिक है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो आपका जो उपसर्ग है ये होता है कंप्लीट। और मैंने जितने भी उपसर्ग लिए हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही उपसर्ग हैं, अभी कई और भी उपसर्ग हैं। तो अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न भी करवाऊंगी, तो कुछ उपसर्ग आपको वहां से मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ा दिए हैं, लेकिन जो मैं अब प्रश्न करवा रही हूँ उसमें मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी शामिल कर रही हूँ। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये 17वां टॉपिक मैंने पढ़ाया है, यानी कि लगभग आपकी हिंदी कंप्लीट होने वाली है। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं सभी पढ़ा दिए हैं। एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। छोटा सा मेरा चैनल है, छोटी सी मेरी वाईटी फैमिली है, तो उसका हिस्सा बन जाइए और एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।